हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने लास्ट में 2.4 के बाद विविध के 12 सवाल कर लिया ना, और 20 सवाल टोटल है, तो कुल 8 सवाल बचे हैं। तो आगे देखते हैं 12 के बाद में 13 नंबर सवाल, जो कि इस प्रकार का सवाल जैसे हमने जो शुरू की थी दूसरी प्रश्नावली, तब सबसे पहले हमने 6 सवाल किए थे, मैंने एक ही प्रकार से करवाए थे। उसी प्रकार का ये सवाल है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो हमें पता है, हमने सीखा ही है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है। तो सबसे पहला काम अपना वही रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं। तो हल उसमें क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा ध्यान से, कि माना a व b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है। इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए और बी को कैसे लिख सकते हैं, a बराबर BQ+R, जहां R शेषफल होता है और शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होता है। वह P व Q भी धनात्मक पूर्णांक है ना। अब क्या कह रहे हैं, मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं इसे, ठीक है। अब यहां पर सिद्ध करवा रहा है Q के गुणा में 4 है, तो यहां Q के गुणा में B है, तो B का मान कितना मान लेंगे, माना B बराबर 4। तब चलो लिख देता हूं समीकरण 1 से, जहां जहां B है वहां वहां 4 रख दीजिए। A बराबर 4q+R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा और B यानी 4 से छोटा। R धनात्मक पूर्णांक है, 0 है या 0 से बड़ा, 1 2 3 है, 4 से छोटा यानी 3 तक आएंगे। तो R के कितने मान आ गए, 4 मान। चारों मानों को समीकरण 2 में बारी बारी से रख देंगे। तो R बराबर 0 पर समीकरण 2 से जहां R है वहां 0 रख दो, तो A बराबर 4q+0 या 4q आ गया समीकरण नंबर 2 के बाद 3। R बराबर 1 पर A बराबर 4q+1 आ जाएगा समीकरण नंबर 4। R बराबर 2 पर A बराबर 4q+2 समीकरण नंबर 5। R बराबर 3 पर A बराबर 4q+3 समीकरण नंबर 6। अब सर आपने हमें बताया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने पर वापस सम आता है। तो देखो 4 सम है, Q धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक पूर्णांक को सम से गुणा किया तो ये आ जाएगी सम। उसके बाद हम जानते हैं सम में 1 जोड़ दो, यानी 4q में 1 जोड़ा तो विषम आ गया, विषम में 1 जोड़ा तो सम आ गया, सम में 1 जोड़ा तो विषम आ गया। तो समीकरण नंबर देखो 4 और 6 से स्पष्ट हो रहा है ना। तो ये लिखना है कि समीकरण 4 व 6 से स्पष्ट है कि किसी, क्या स्पष्ट है, देखो A के बराबर है। A क्या है, अपना धनात्मक पूर्णांक है। अब ये क्या हो गए, +1 और +3 है, तो ये विषम हो गए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को इन दो के रूप में लिखा जा सकता है। तो स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। पहले सवाल किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल है, ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई अलग नहीं है ना।
तो ये था अपना 13 नंबर सवाल। आगे बात करते हैं 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। आराम से उतार लेना अच्छे से। चौदह नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि किन्हीं दो क्रमागत, सिद्ध कीजिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल 2 से भाज्य है। ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक लें क्रमागत और उनका गुणा करें तो जो संख्या आएगी उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो कोई भी धनात्मक 1 और 2 ले लो, लगातार लेने, इनका गुणा 2, 2 में 2 का भाग जाता है, 2 और 3 ले लो 6, 6 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाए। कोई भी 10 और 11 ले लिया तो 110, 2 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। ये क्यों चाह रहा है? क्योंकि सम और विषम, अभी मैंने पहले बताया कि किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, सम संख्या आएगी और सम संख्या में 2 का भाग हमेशा क्या जाता है, पूरा पूरा। परिभाषा में हमने देखा था। तो इसका यही कारण है। अब सिद्ध करना है तो इसको 2-3 प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल करवाया था कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, चाहे सम हो चाहे विषम हो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2q यानी ये सम पूर्णांक हो जाएंगे और 2q प्लस 1 यानी सम में 1 जोड़ने पर ये विषम आ जाएगा ना। तो सम और विषम सारे ले लिए तो ये सारे धनात्मक पूर्णांक आ गए। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। तो हम इस प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं। देखो सिद्ध करने का तरीका देख लीजिए, ये हम जानते हैं ना, तो ये मैं आगे लिखवा देता हूं किस प्रकार से करेंगे कि किन्हीं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी मान लेते हैं, मान लेता हूं कोई एक धनात्मक पूर्णांक n है, x मान लो, n मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। n है, तब क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है लगातार n के बाद आने वाला। 1 है तो 1 के बाद आने वाला 2, 2 है तो 2 के बाद आने वाला 3, यानी उसमें प्लस 1 करना है। तो n है तो n के बाद में कौन सा आएगा, n प्लस 1 आएगा, ठीक है। क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, इनका गुणा करवा दो, n और n प्लस 1, या n का अंदर गुणा करवाओ, n गुणा n, n स्क्वायर, n गुणा 1 n। अब हमें सिद्ध करना है कि n स्क्वायर प्लस n में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। सिद्ध क्या करना है बताओ? सिद्ध करना है n स्क्वायर प्लस में n 2 से भाज्य है, यानी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, भाज्य है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है, 2q या 2q प्लस 1 के रूप में होता है।
इस प्रकार का ही होता है, या तो 2 क्यूब के रूप में होगा या 2 क्यूब प्लस 1 के रूप में होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इसमें दो अलग अलग केस बन रहे हैं। कि यदि n जो है धनात्मक पूर्णांक है वो बराबर हो 2q, यानी 2q के रूप में हो, या तो 2q के रूप में हो सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, या 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग ले लेंगे, n का मान मानेंगे, और वो मान यहाँ पर रखने पर क्या है, 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, हमें सिद्ध करके बताना है। चाहो तो सीधे लिख सकते हो, बाकी इस प्रकार से सिद्ध करके लिखेंगे हम। तो n बराबर जब मान लेते हैं कि n 2q के रूप का है, तब क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल n स्क्वायर प्लस में n बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 2q का स्क्वायर प्लस में n की जगह 2q, या 2 का स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस में 2q। अब 2 कॉमन लेना है हमें, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 2q स्क्वायर और प्लस में 2 बार ले लिया तो q बच गया। इसको क्या मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे मैंने m मान लिया। तो इधर क्या था बताओ, n स्क्वायर प्लस n था, 2 गुणा में है ना, इधर लेके आएंगे तो किस में आता है, भाग में n स्क्वायर प्लस में n बट्टा 2 बराबर है m। तो अब यहाँ पर देख के बताओ मेरे को कि n स्क्वायर प्लस n में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितनी बार जा रहा है, m बार जा रहा है। m भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा, क्यों होगा, क्यों पूर्णांक है तो इनका वर्ग स्क्वायर गुणा ये सारा पूर्णांक क्या आता है। तो देखो 2 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है m बार। कब जा रहा है, जब n 2q के रूप का है। अब यदि मान लो कि ये 2q के रूप में नहीं है, तब तो दूसरी स्थिति बनेगी कि यदि n बराबर 2q प्लस 1 के रूप में है, तब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 2q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2q प्लस 1। देखो n की जगह मान रख दिया मैंने 2q प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n हो गया। अब ये देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, वी नो वेरी वेल दैट a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसका प्रसार कर दो, खोल दो, a का स्क्वायर यानी 2q का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 गुणा a यानी 2q गुणा b यानी 1 प्लस में 2q प्लस में 1। अब 2 का स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस में ये पहले q वाले पद पहले लिख देता हूँ 4q प्लस में 2q प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, या इसको थोड़ा और सरल करें तो 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 2 कॉमन ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस के 3q प्लस में 1। इसको अब की बार m मान लो, तो इधर क्या है बताओ, ये तो n स्क्वायर प्लस n ही है ना। अब 2 गुणा में इधर आएगा तो n स्क्वायर प्लस n बट्टा 2 बराबर है m। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखो n स्क्वायर प्लस n में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। आगे आपको ये लाइन लिखनी है कि समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि किन्हीं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है, या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणा में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये सवाल था अपना 14वां। आराम से कर लीजिए, ध्यान से लिखने का ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करते हैं 15वां सवाल क्या कह रहा है। 15वां सवाल कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 बचे। हल संख्या 15।
दिया है। ये दो संख्या दे रखी है 2053 और 967। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग इनमें लगाने पर इसमें तो 5 शेष बचे और इसमें 7 शेषफल बचना चाहिए। तो अच्छा जो बचना चाहिए सर, इस प्रकार का सवाल तो आपने करवाया है कि पहले 5 घटा दो, कितना आएगा, घटाने पर 2048 और इसमें से 7 घटाओ 960। तो अब वह संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जिसका इन दोनों में भाग पूरा पूरा जाए। अब इन दोनों में पूरा पूरा जाएगा, उस संख्या का भाग इनमें लगाएंगे तो इसमें तो 5 बचेगा, इसमें 7 बचेगा ना। तो वही बात है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी क्या ज्ञात करना है, HCF। इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। और HCF ज्ञात करने की दो विधियां हैं जो कि मैंने आपको बड़े अच्छे से बताई है, आपने काम भी किया है। और यदि नहीं किया है तो काम करें आप, बाकी के सारे वीडियोस जो स्टार्ट से हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा काम अच्छे से कीजिए, यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछिए, है ना। तो ये था अपना 15वां सवाल, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो अभिष्ट संख्या हो जाएगी, ये आप करेंगे खुद। आगे बात करते हैं 16 नंबर सवाल, व्याख्या कीजिए। हल संख्या 16 नंबर, व्याख्या करनी है। क्या करनी है बच्चों, व्याख्या। अब व्याख्या सर करनी किसकी है कि 7 11 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। वह एक संख्या और लिख देता हूं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। तो क्यों है, तो सबसे पहली बात आती है कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या आपने बताई है सर कि ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या का भाग जाए। जैसे 4 है, 4 में 1 और 4 का भाग तो जाता ही है, तो कम से कम ऐसी एक और संख्या हो जिसका भाग 4 में पूरा पूरा जाए, वो 2 है। या दूसरी कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 3 4 5 कितने ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। तो इसके यदि अभाज्य गुणनखंड करूं तो एक तो 1 आएगा और उसके बाद 2 आता है और उसके बाद में फिर से 2 आता है। तो इस प्रकार से 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुना 2 ही तो लिखते हैं। या इसके गुणनखंड करें, गुणनखंड यानी किस किस संख्या का 4 में भाग पूरा पूरा जाता है, तो 1 2 और 4, इस प्रकार से। अब बात करते हैं इस संख्या की, एक नंबर संख्या, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। अब ये भाज्य क्यों है इसका कारण बताना है, यही व्याख्या हो जाएगी इसके। तो ये इसलिए है कि अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये गुणा में, तो ये तो एक पद है और ये प्लस में तो ये दूसरा पद है। अब दोनों पदों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 और प्लस में यहाँ से 13 गया तो 1 बच गया। अब ये 13 और ये कितने हो गए गुणा में, 11 7 77 और 1 है 78। अब ये तो अभाज्य है। अब इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 78 के गुणनखंड करना, 2 का भाग जा रहा है, 3 2 6, 9 2 18 है, 3 का भाग 13, 13 का भाग 1 बार, तो 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अच्छा, एक मैंने बात और बताई थी आपको, यदि याद हो तो। कौन सी बात बताई थी सर, कि भाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये एक संख्या थी, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई, जो अपने मूलभूत प्रमेय थी, बीज गणित की जो मूलभूत प्रमेय थी, उस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या है वो भाज्य संख्या है। क्योंकि दी गई संख्या को, चलो उस प्रकार से लिखवा देता हूं, संख्या को अभाज्य गुणन
के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए अपने बीजगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहती है? बीजगणित की मूलभूत प्रमेय से कि जिस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होती है? भाज्य संख्या। यह है भाज्य संख्या। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आगे ये दे रखी है, इसमें दो पद है, पहले पद में सारी संख्या गुणा में है और प्लस में दूसरा पद है, तो इस इनमें कॉमन क्या लेंगे? 5 कॉमन लेंगे और इसी प्रकार से गुणनखंड करके लिखेंगे और लास्ट में यही बात लिखनी है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल। दो संख्याओं का HCF 9 दे रखा है तो LCM ज्ञात करना है। देखो दो संख्या दे रखी है आपको 306 और 657। ये दो संख्या दी हुई है और इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है और इनका LCM ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार के अब तो हमने बहुत सारे सवाल कर लिए कि HCF, LCM और दो संख्या दे रखी है तो उनमें क्या संबंध होता है कि सर दोनों संख्याओं का गुणा और उनके HCF और LCM का गुणा बराबर होता है। मान रख दीजिए दोनों संख्या, एक 306 दूसरी 657, बराबर में HCF कितना दे दिया? 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। और जिसका मान ज्ञात करना है उसे एक तरफ रखते हैं, साथ वाली संख्या का पक्षांतरण कर दो। ये गुणा में है और जो संख्या गुणा में होती है वो दूसरी ओर जाएगी तो भाग में। इधर क्या बच गया? LCM, या LCM को आप पहले लिख सकते हो 9 का भाग, इसमें पूरा पूरा जाएगा 9 तिया 27, बच गए 3 और 9 चौके 36, आ गए 34 गुणा 657। इनका गुणा कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। ये था अपना 17 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि एक आयताकार बरामदा है। एक आयताकार बरामदा है, तो आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई होनी है और क्या क्या दे रखी है? आयताकार बरामदे की लंबाई दी हुई है। लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी आपको 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। अब देखो अलग अलग इकाई दे दी तो या तो सबको मीटर में बदल लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 18 मीटर में कितने हो गए? इसको 100 से गुणा करवा दो, 1800 सेंटीमीटर, और प्लस में कितने हैं? 72 सेंटीमीटर है, तो कुल कितने हो गए? 1872 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दी हुई है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। वही बात है, सबको सेमी में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर में हो जाएंगे 1300 सेंटीमीटर, और प्लस में 20 सेमी और है, इनको जोड़ दो तो कुल कितना आ जाएगा? 1320 सेमी। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि इसमें समान विमाओं वाली, यानी वर्गाकार आ जाएगी, समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब टाइलों की न्यूनतम संख्या है तो पहले देखो आयत का क्षेत्रफल, यानी जो बरामदा है उसका क्षेत्रफल,
और टाइलों की संख्या निकालनी है तो बट्टा 1 वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। इस प्रकार निकालते हैं, कुल क्षेत्रफल बटा 1 वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। अच्छा, 1 वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखो, वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। अब वर्गाकार टाइल में लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाए। अब ये बड़ी से बड़ी क्यों ज्ञात करेंगे कि टाइल की बड़ी से बड़ी टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और टाइल जितनी बड़ी होगी उतनी संख्या क्या है, न्यूनतम आएगी टाइलों की। तो हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और क्षेत्रफल किस प्रकार से आएगा, वो इन दो लंबाई और चौड़ाई के HCF के बराबर होना है। तो कुल मिला के बात हमें काम क्या करना है, वही काम करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो वो मैं लिख देता हूं कि एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो वो इन दोनों के HCF के बराबर होगा, 1872 और 1320। इनका HCF ज्ञात करना है आपको। HCF ज्ञात कर लो। दो विधियां आपके पास में, किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हो आप। 1872 गुणनखंड विधि से कर लो। 2 का भाग जा रहा है क्या, 9 दूआ 18, 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 4 दूआ 8, 6 दूआ 12, 8 दू 16, 2 दूआ 4, 3 दूआ 6, 4 दूआ 8, 7 दू 14, 3 का भाग 3 तिये 9, 9 तिया 27, फिर 3 का भाग 13, फिर 13 का भाग एक बार। इसी प्रकार से 1320 के गुणनखंड करो। 2 का भाग 6 दू 12, 6 दू 12, 660, फिर 2 का भाग 323, फिर 2 का भाग 2, 6 दू 12, फिर 6 5 11 और 1 12, 3 का भाग 5 3 15, फिर 5 का भाग 11 बार, फिर 11 का भाग 1 बार। तो इनके गुणनखंड किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1872 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 2 और 2 4 गुणा 3 की घात है 2 गुणा 13 की घात 1। 1320 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 11 की घात 1। इन दोनों का HCF ज्ञात करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं कि जो बेनिष्ठ गुणनखंड है वो लेने हैं और उनमें भी न्यूनतम घात वाला। तो एक तो 2 बेनिष्ठ है, न्यूनतम घात वाला कौन सा होगा, इधर है 2 की घात 4 और यहाँ पर है 2 की घात 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 भी बेनिष्ठ है, 3 की घात 1, 2 की घात 3 का मान 8, 3 की घात 1 का मान 3 बराबर आ गया 24 सेमी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है क्या, तो टाइलों की संख्या बराबर बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। बरामदा किस आकार का है, आयताकार का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे दी, 872 गुणा चौड़ाई 1320 बटे एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया 24। 24 का भाग लगाएंगे, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपके टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो ये था अपना 18 नंबर। 19 नंबर
अगर किसी ने नहीं किया है ये सवाल तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आप ध्यान से करेंगे। लास्ट सवाल देखिए आप 19 नंबर, और 19 नंबर सवाल में आपको करवाऊंगा नहीं, आप खुद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवाए हैं। सवाल क्या है वो लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। पांच रूट 2, 2/√7, 3/2√5 और 4 प्लस के √2। ये 4 सवाल है 19वें में, ये आप करेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान के चलेंगे। अब ये जोड़ घटाव वाले सवाल है तो रूट वाली संख्या क्या रखनी है एक तरफ और बाकी की संख्याओं का पक्षांतरण करके उस प्रकार से, इस प्रकार के हमने सवाल बहुत सारे किए हैं। इन 2 सवालों में आप ध्यान ये रखोगे, हर का परिमेयकरण करेंगे आप पहले, उसके बाद में इनको हल करना है। और 20 नंबर सवाल ये भी आप खुद करेंगे कि दशमलव प्रसार दे रखा है 34.12345 और 4, 3.1234567 और 9 और इनका बार। करना क्या है, आपको इनके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो दशमलव प्रसार के आधार पर बताएंगे। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उस संख्या के हर को 2 के घात m गुणा 5 के घात n के रूप में लिखा जा सकता है। ये इसका हर हो गया, ठीक है, हर के बारे में। और दूसरी जो संख्या दे रखी है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत है पर क्या है, आवर्ती, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या के हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये आपके विविध प्रश्नावली दूसरे की एकदम कंप्लीट हो चुकी है। यदि किसी भी सवाल में किसी के भी समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और सारे सवाल है वो अच्छे से हल करें।